जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए ज़माने नए सुबह शाम पैदा कर। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ बल्तिस्तान के दो हाईली प्रोफेशनल से, और इन्होंने अपनी मेहनत और जहद मुसलसल से लाहौर जैसे बड़े शहर में अपना नाम और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है जनाब इंजीनियर शेर अली साहब। इंजीनियर शेर अली साहब लाहौर में मुकीम हैं, रियल इस्टेट का काम करते हैं और एक अरसे तक सरकारी मुलाजिमत करते रहे। उसके बाद इन्होंने मुलाजिमत को खैरबाद कह दिया और अब अपना कारोबार कर रहे हैं 11 कैफ़े के नाम से। यहाँ लाहौर में कैफ़े भी चलाते हैं, उसके अलावा रियल इस्टेट का काम करते हैं और साथ साथ मशवरे भी देते हैं बिज़नेस के मुताल्लिक़। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहसिन रज़ा साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, बहुत कम अरसा इन्होंने इस गर्दू में मुलाजिमत की और उस कम अरसे में इन्होंने लोगों के दिलों में जगह बना ली। इस वक्त माहिर अमराज क़ल्ब की हैसियत से लाहौर में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यकीनन आप दोनों हमारा रोशन चेहरा है, बल्तिस्तान का रोशन चेहरा है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान का रोशन चेहरा है। लाहौर जैसे बड़े शहर में आपने अपनी सलाहियतों का लोहा बहुत आसानी से मनवाया है। सबसे पहले बढ़ते हैं इंजीनियर शेर अली साहब की तरफ। आप पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं, काफ़ी मेहनत आपने की है। इस वक्त आपका रियल इस्टेट का काम भी है और कैफ़े भी आप चलाते हैं। बताइएगा ये सफ़र शुरू कैसे हुआ और सरकारी मुलाजिमत को आपने खैरबाद क्यों कह दिया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने वक्त दिया, अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लाए। इसके लिए आप लोगों का और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात है कि सर हमारे बिज़नेस को शुरू करने का, तो शुरू में जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं इंजीनियरिंग के बाद मैंने कुछ अरसा मुलाजमत की है सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि जो है वो जॉब के हवाले से बंदा लिमिटेड रहता है। तो बस अल्लाह ने एक सोच दी थी कि आगे बढ़ना है और किसी तरह से फैलाना है इकोनॉमिकली और हर तरह से ग्रो करना है। और इस जो है ग्रो करने के स्ट्रगल में मैं फिर कारोबार की तरफ आया। 2 साल जॉब करने के बाद कारोबार की तरफ आया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 8-9 साल हो गए मैं कारोबार कर रहा हूँ। मेजर मेरा कारोबार है वो बेसिकली मैं रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वॉल्व हूँ। इस तरह से मैं लाहौर में और सियालकोट में रियल इस्टेट के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ, घर भी बना रहा हूँ, फ्लैट्स भी बना रहा हूँ और एक तकरीबन को 150 कनाल की हाउसिंग सोसाइटी भी बनाई हुई है अपनी। इसके अलावा सेकंड टाइम और सेकंड बिज़नेस के तौर पर मैंने कैफ़े शुरू किया हुआ है। 2 कैफ़ेज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने लाहौर में इस्टेब्लिश करवा दिया है। तो इस हवाले से जो है 7-8 साल का अरसा लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर चल रहा है। सही। सर मुझे ये बताएं, आपने कहा कि आप बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, कैफ़े भी चलाते हैं, रियल इस्टेट का काम भी है, ये तमाम काम मैनेज कैसे करते हैं? सर जहाँ तक मैनेज करने की बात है, थोड़ी सी अगर बंदा अपनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कर ले, इसमें थोड़ा सा ये है कि बजाय सारे काम ख़ुद करने की अपनी टीम बढ़ा लें और अपनी टीम को जो है वो ट्रेंड कर लें मुख्तलिफ़ सेक्टर के लिए। हर काम का राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के तहत जो है बंदे रख लें, अपनी टीम आगे बढ़ा लें। तो इससे ये होता है कि एक तो आपकी टीम ग्रो कर जाती है, साथ साथ ये है कि आपका बिज़नेस भी ईज़िली ग्रो कर जाता है और आपको बीइंग अ बिज़नेस लीडर आपको बिज़नेस की प्लानिंग करने का टाइम मिलता है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं मतलब लाइक इतने सारे काम करता हूँ, तो ये नहीं कि मैं ख़ुद कोई काम कर रहा होता हूँ। एक्चुअली मेरा काम बिज़नेस प्लानिंग होता है और मैं बिज़नेस को आगे ग्रो कैसे करवाना है मैं ज़्यादातर ये सोचता हूँ। बाकी जो टेक्निकल काम है या बाकी सारे काम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बंदे मेरे पास टेक्निकल मौजूद है, टीम सारी मौजूद है, वो ख़ुद अपना अपना सेक्टर अपना अपना काम खुद संभालते हैं। सही सही। बढ़ते हैं डॉक्टर मोहसिन रज़ा साहब की तरफ। और डॉक्टर मोहसिन रज़ा साहब ना सिर्फ अच्छे मौलिज हैं बल्कि बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं। ज़माने तालिब इल्मी से समाजी खदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें। डॉक्टर साहब आप बहुत कम अरसे के लिए इस गर्दू में मुकीम रहे, उसके बाद आप जॉब के सिलसिले में इस वक्त लाहौर में हैं और बल्तिस्तान से जितने भी मरीज़ आते हैं उनके लिए आप एक बहुत बड़ा सहारा है। हमने देखा है आपको काम करते हुए। बल्तिस्तान में जो तलबा मेडिकल के शोबे की तरफ आना चाहते हैं उन्हें ज़रा बताइएगा कि मेडिकल का शोबा कितना वसी है, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी आप काम करते रहें। लड़के डॉक्टर तो बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता इसके लिए कितनी मेहनत करनी होती है, क्या रास्ता अपनाना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक्स टू यू कि आपने वक्त निकाला और हमसे बात करने के लिए आपने हमारे पास तशरीफ़ लाए।
दूसरी बात यह कि जो आपने सवाल किया है कि तलबा को किस तरफ आना चाहिए मेडिकल के शोबे में, वसी कितना है। मेडिकल का शोबा बेसिकली सिर्फ MBBS और डेंटिस्ट्री से हट के बहुत ज़्यादा वसी है। एग्रीकल्चर भी इसमें आता है, फार्मेसी की फील्ड भी इसमें आती है, प्लांटेशन की, बॉटनी की फील्ड में मेडिकल में आती है जब FSC के लेवल से आप अगर देखें तो। बाकी MBBS और BDS के बाद जो आपके पास जो फील्ड आती है तो काफ़ी वसी है, उसमें भी मुख्तलिफ़ शोबे हैं। आजकल स्पेशलिटी के दौर है, काफ़ी सारे शोबे हैं। मैं अगर ज़ाती तौर पर बात करूं तो MBBS के बाद, हाउस जॉब के बाद मैंने 1 साल तकरीबन अपने इलाके में, अपने जो गांव है क्वारदू में मैंने काम किया सिविल डिस्पेंसरी में। वहाँ पर मैंने ये देखा था कि बहुत सारे मरीज़ जो ब्लड प्रेशर, शुगर और सांस की बीमारी में मुब्तला हैं, वो दिल की बीमारी की तरफ बहुत जल्दी चले जाते हैं। और काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं वो अनडायग्नोस्ड रहते थे और दिल के हवाले से मरीज़ों के लिए कुछ वहाँ पर तिब्बी सहूलियात ना होने के बराबर था। इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि वहाँ पर दिल के शोबे में काम करने के लिए स्पेशलिटी की तरफ जाना चाहिए। फिर मैंने वो टेस्ट इंटरव्यू वगैरह दिया स्पेशलाइजेशन के लिए। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी में अभी काम करता हूँ। वहाँ पर मेरी सिलेक्शन हो गई ट्रेनिंग के लिए। अब तकरीबन वो ट्रेनिंग मेरी मुकम्मल हो गई है। उसके बाद मेरा असल नीयत तो यही कि वापस इलाके में जाए। अगर वहाँ पर दिल के हवाले से जो सेटअप है, जो हमें काम करने की जगह हैं, अगर वो मैसर हुई तो यही बात मैं मज़ीद आने वाले जो मेडिकल के स्टूडेंट्स के भी कहना चाहूँगा कि वो लोग पहले ख़ुद मेहनत करें, उसके बाद अपने इलाके में इस शोबे को बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। फ़िलहाल हमारा जो पूरा हेल्थ का सिस्टम है जिला बल्तिस्तान का, वो काफ़ी लिमिटेड है। वहाँ पर तिब्बी सहूलियात जो स्पेशल शोबे हैं उनमें ना होने के बराबर है। उसके लिए स्टूडेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ गवर्नमेंट को मिलकर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी अपनी राय यह है कि हमें जितने भी स्पेशलिटी की तरफ जो गए हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, उनको वापस जाकर अपने इलाके में ही काम करना चाहिए। यहाँ पर भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं, मगर बाई पर्सन वहाँ पर बैठ के जितनी आप मदद कर सकते हैं वो यहाँ पर बैठ के नहीं कर सकते। बहुत नेक जज्बात हैं डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब ने कहा कि अपना इलाका है और अपने इलाके की आप खिदमत करना चाहते हैं, बशर्ते कि वहाँ पर सहूलियात मुयस्सर आएँ। डॉक्टर साहब, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और खोलूँगा। बल्तिस्तान से किस तरह के मरीज़ अमूमन आते हैं, कौन सी बीमारियाँ बल्तिस्तान में कॉमन हैं? और साथ साथ चूँकि जो डॉक्टर्स हैं जो ज़माने तालीम में कहते हैं कि हम अपने इलाके की खिदमत करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, लेकिन बाद में डॉक्टर बनने के बाद वो अपने इलाके को भूल जाते हैं। इस तरह आपने ख्वाहिश का इजहार किया कि आप अपने इलाके में पढ़ाना चाहते हैं, अपने इलाके में अपने इलाके के लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर मसला क्या है? क्या डॉक्टर्स को वहाँ पर वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है? क्या डॉक्टरों को उनका जायज़ हक़ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं मिल रहा? डॉक्टरों के वहाँ पर GB में काम करने के हवाले से अगर देखें तो डॉक्टरों के लिए वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो फिजिबल नहीं है किसी अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो। अभी इस वक्त भी अगर मैं आपको रफ़ अगर फ़िगर दे दें तो फिर 150 से 200 डॉक्टर्स वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, और GB गवर्नमेंट की तरफ से उनको परमानेंट नहीं कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स वहाँ पे काम करना चाहते हैं। अगर डॉक्टरों की नीयत की बात करें तो फिर वो वापस जाना चाहता है। कोई भी बंदा अपने इलाके से बाहर रहना नहीं चाहता। सेकेंडली, जो पेशेंट्स वहाँ से आते हैं बल्तिस्तान से, अमूमन ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, दूसरा सांस की बीमारी में मुब्तला होते हैं, और तीसरा जोड़ों के दर्द के साथ काफ़ी ज़्यादा मरीज़ देखे गए हैं जो हमारी बड़े शहरों में जिनको रेफ़र किया जाता है। जो जहाँ तक ताल्लुक़ मेरी अपनी फील्ड से, दिल के शोबे के साथ काफ़ी बहुत सारे मरीज़ हैं, और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अमूमन दिल के मरीज़ जो कंट्रोल ना होने की वजह से बन ही जाते हैं। दूसरा हाई एल्टीट्यूड है, हमारी ऑक्सीजन की कमी है इलाके में, और बायोमास गैसेस की वजह से, और सिगरेट नोशी जो काफ़ी आम हुई है, और घरों में हुक्का और इन चीज़ों की वजह से सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा है, और सांस की बीमारी भी इनडायरेक्टली दोबारा दिल की बीमारी की तरफ चले जाते हैं। तो तकरीबन अगर एक रफ़ फिगर मैं आपको दूं तो हफ्ते में 2 या 3 दिल के मरीज़ सिर्फ जो मेरा अस्पताल है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उधर मैं डील करता हूँ।
ये काफ़ी बड़ी तादाद होती है हमारे जो आबादी के रेशो के हिसाब से। 3 से 4 लाख हमारी पूरी आबादी है बल्तिस्तान की। उस हवाले से अगर ये रेशो निकालें तो फिर काफ़ी ज़्यादा बीमारी का रेशो है ये दिल का। सही सही। बल्तिस्तान में अब मेडिकल कॉलेज भी बनने जा रही है। हुकूमती सतह पर ना सही प्राइवेट सेक्टर में एनओसी जारी कर दी गई है एक इदारे को। मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद क्या वहाँ पर तिब्बी सहूलियात बेहतर हो सकती हैं? जी डेफिनेटली। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद जो तिब्बी सहूलियात और तिब्बी शोबा तिब की जो तालीम है वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड होगा। बेशक वो प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना बने, मगर इलाके के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अभी जो हमें सुनने में आया है कि जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है प्राइवेट, बट एफिलिएशन वो गवर्नमेंट जो हमारा रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है RSQ उसको उसके साथ एफिलिएट करने का प्रोग्राम है। तो RSQ हमारे पास वही एक ही एहसास है बल्तिस्तान के लिए, जो सबसे बड़ा अस्पताल है। वो अपग्रेड होगा तो फिर इनडायरेक्टली लोगों के लिए फ़ायदेमंद ही होगा। सही सही। इंजीनियर साहब की तरफ बढ़ते हैं। इंजीनियर साहब, मुझे ये बताइएगा कि रियल एस्टेट का जो इदारा है या जो काम है ये कितना वसी है, और साथ साथ चूँकि आपके बड़े प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं लाहौर में और लाहौर से बाहर भी, तो बल्तिस्तान के लोगों के लिए कोई ख़ास रियायत भी आपने दे रखी है? अगर कोई बंदा कोई बुकिंग करना चाहे, कोई प्लाट लेना चाहे, तो आप उन्हें कोई ख़ास रियायत भी दे रहे हैं? सर, जहाँ तक रियल इस्टेट इंडस्ट्री का ताल्लुक़ है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो ओवरऑल दी वर्ल्ड में भी और स्पेशली पाकिस्तान में रियल इस्टेट इंडस्ट्री पिछले 15-20 सालों में जो है 2-3 दहाइयों में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। और अगर पहली अगर हम कहें कि पहली बड़ी इंडस्ट्री ना सही तो दूसरी तीसरी इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री ज़रूर होगी। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप भी है और इसमें बहुत ज़्यादा अभी काम करने की गुंजाइश भी बाकी है। पहले ये होता था कि रियल इस्टेट सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे काम होता था, प्राइवेट सेक्टर में इसमें इतना एक्टिव नहीं था। पिछले 15-20 सालों में प्राइवेट सेक्टर ने भी इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दी है बहुत सारा, इसी वजह से हमें भी मौका मिला है। तो बाकी ये है कि जहाँ तक हमारे अपने प्रोजेक्ट्स का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्रोजेक्ट्स जो मैंने अभी आपको बताया, एक मूसा होम्स के नाम से यहीं पे लाहौर में मैं अपार्टमेंट्स बना के सेल आउट कर रहा हूँ। दूसरा अर्रहमत सिटी के नाम से सियालकोट में एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई है। तो जो भी इंशाल्लाह हमारे भाई अप्रोच करेंगे तो उनके लिए जो है जितना हो सके हम इनको ज़रूर ऑब्लाइज करेंगे, हर तरह से उनको जो है सिक्योर उनकी इन्वेस्टमेंट भी करवाएंगे। और मेरा आपके चैनल के थ्रू और आपके इस जो है प्रोग्राम के थ्रू सबको ये पैगाम भी है कि जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे भी अपनी जमा पूंजी को आपने इन्वेस्ट करना हो, कोई प्रॉपर्टी लेन देन करनी हो, तो खुदारा इसको इस तरह से कीजिएगा कि आपको एक सिक्योर इन्वायरमेंट मिले, एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट करें और जहाँ के आपको फ़ायदा हो, जहाँ पे आपको रिस्क कम से कम हो और प्रॉफिट मार्जिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो। तसल्ली से हर चीज़ देखभाल के फिर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। हमारे लोग अक्सर आते हैं शहरों में करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को सुनता भी हूँ क्योंकि इस फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हैं, अपने मसाइल बताते भी हैं कि हमारे साथ फ़लाँ जगह पे फ्रॉड हुआ है, फ़लाँ जगह पे प्लॉट की डिलीवरी लेट हो गई है। इस तरह के इश्यूज़ आम तौर पर चलते हैं। हमारे लोग, क्योंकि हमारा इलाका दूसरा है, हमारा रहन सहन कल्चर सेपरेट है यहाँ की चीज़ों से, तो ज़्यादा छानबीन नहीं करते। तो मेरा लोगों से ये पैगाम है कि जब भी आपने कहीं पे शहरों में इन्वेस्टमेंट करनी है तो देखभाल के करें, तसल्ली से करें। कोई आसपास कोई जानने वाला भाई मौजूद हो, किसी बंदे को हो, तो मुताल्लिका बंदों से, मुताल्लिका गवर्नमेंट इदारों से सारी तसल्ली कर लें, वेरिफिकेशंस कर लें, सेटिस्फेक्शन कर लें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। सही सही। अच्छा सर, मुझे अपने ऑफिस का एड्रेस भी समझा दीजिएगा, हमारे देखने वाले और सुनने वाले नाजरीन को भी ज़रा लोकेशन बता दीजिएगा कि वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं। और साथ साथ बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो सयाहती हब है और सयाहों की बड़ी तादाद सीज़न में और ऑफ सीज़न में गिलगित बल्तिस्तान का रुख करती है। वहाँ पर रियल एस्टेट के बिज़नेस का कितना स्कोप है? सर, जहाँ तक मेरे प्रोजेक्ट्स का है तो लाहौर वाला प्रोजेक्ट मूसा होम्स के नाम से मौजूद है, उसका सोशल मीडिया पेज भी एक्टिव है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं भी सर्च करेंगे मूसा होम्स के नाम से, मेरी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम अल्फ़ा बिल्डर्स है, तो वो भी आप सर्च करेंगे तो उसकी वेबसाइट भी मौजूद है और सोशल मीडिया पेजेस भी मौजूद हैं, मुतल्लिका कॉन्टैक्ट नंबर्स भी सारे हर जगह मौजूद हैं। सेकेंडली, रियल इस्टेट और गिलगित बल्तिस्तान की बात करेंगे तो देखें, गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा वसाइल दिए हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज।
टैलेंट है, लोगों के पास टैलेंट है। इलाके में अभी ये काम, रियल इस्टेट का काम उस लेवल पे शुरू नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। मेरा इंशाल्लाह अपना भी इरादा है कि गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित में या स्कर्दू सिटी में रियल इस्टेट का प्रोजेक्ट अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर लॉन्च करें। बाकी मेरे जो इन्वेस्टर्स भाई हैं, जो डेवलपर भाई हैं, उनसे भी है इल्तिमास है कि वो वहाँ भी अपने इलाके में इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे, क्योंकि टूरिज़म की वजह से हमारे जो छोटे छोटे टाउन हैं अब वो बड़े बड़े शहर बनना शुरू हो गए हैं। तो जो है हमारे, जिस तरह से इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, अर्बनाइजेशन शुरू हो गई है, छोटे टाउन बड़े शहर बनना शुरू हो गए। इसके साथ मसाइल भी आते हैं। गवर्नमेंट और मुतल्लिका इदारों से ये मेरा पैगाम है कि वो शहर के साथ शहर के मसाइल भी आते हैं, उनके ऊपर तवज्जो दें। और लोगों से मेरा ये है कि जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करें, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अभी ये फ्रेशली ग्रोइंग एरिया है, वहाँ पे अभी कोई सिचुएशन बिल्कुल आप समझें कि जस्ट इनिशियल स्टेजेस में है। तो कोई भी बंदा यहाँ से लोग जाके इन्वेस्ट करें तो अपने इलाके में लोगों को भी इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा मिलना चाहिए, सबको फ़ायदा लेना चाहिए। सही सही। आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और आखिरी सवाल हम करेंगे डॉक्टर साहब से, और ये अहम मसला है क्योंकि सेहत सबसे बुनियादी चीज़ होती है। डॉक्टर साहब, अमूमन जो मरीज़ लाहौर आते हैं उन्हें आप क्या रिकमेंड करते हैं? अक्सर लोगों को पता नहीं चलता किस अस्पताल में जाना है, किस मर्ज़ के लिए कौन से अस्पताल का इंतखाब करना है। और साथ साथ यूथ को कोई मैसेज भी दीजिएगा जो मेडिकल का शोबा अपनाना चाहते हैं, और ये भी बताइएगा कि आप कितनी मेहनत के बाद इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अच्छा, आपका पहला सवाल था कि वहाँ से जो लोग आते हैं पेशेंट्स के लिए। जी जी। अच्छा, जो पेशेंट्स वहाँ से रेफ़र होके आते हैं, काफ़ी मुश्किल में होते हैं, उनके लिए गाइडेंस बहुत अहम होती है। एक तो उसके हवाले से एक मारफी फाउंडेशन है, हमारे डॉक्टरों का ही एक डॉक्टरों की तंजीम है बल्तिस्तान की। तो उन्होंने एक फोकल पर्सन भी बनाया हुआ है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में भी। तो उनसे आप कांटेक्ट करके हॉस्पिटल्स का रुख कर सकते हैं जो उनके लिए बेहतर हो, क्योंकि राइट हॉस्पिटल तक पहुंचना मरीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल होता है शुरू में। अगर लाहौर की बात करें तो जितने भी बच्चे हैं, अगर किसी बच्चों को उधर से रेफ़र हुआ है तिब्बी सहूलियात कम होने की वजह से, चिल्ड्रन कम्प्लेक्स लाहौर है जो फ़िरोज़पुर रोड पे है, उधर बच्चों के तमाम अमराज का इलाज होता है, मुफ्त होता है। और अगर दिमागी कोई मरीज़ हो वहाँ से जो रेफ़र हुआ है, वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, सारी चीज़ें मुफ्त फ्री में और बहुत बेहतरीन इलाज होता है। अगर दिल का कोई पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, तो उसके लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, सरकारी अस्पताल है, तमाम इलाज मेरिट पे और फ्री होता है। उसके अलावा जिन्ना हॉस्पिटल है, उसमें वो भी सरकारी अस्पताल और तमाम जो बीमारी, जितनी बीमारियां हैं उन सब का वहाँ पर सेटअप है। एक मियो हॉस्पिटल है लाहौर में, वो भी सरकारी है और बड़ा अच्छा सेटअप है, और वहाँ पर भी पेशेंट्स रुक कर सकते हैं। तीसरा अस्पताल है लाहौर का बड़ा अस्पताल, सर्विस हॉस्पिटल है, वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के साथ है, उसमें तमाम अमराज का इलाज होता है। स्पेशली जो बच्चे हैं वो दर बदर नहीं फिरना चाहिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मैं उसको सबके लिए रिकमेंड करता हूँ, और जो लोग आते हैं उनको मैं वहीं भेजता हूँ। दिल के हवाले से PIC, छोटा नाम है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, दिल के तमाम पेशेंट उनको वहीं पे आना चाहिए। दूसरी बात, पिंडी में RIC है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, AFIC है, उसमें इलाज फ्री नहीं होता मगर मेरिट पे होता है। पिम्स अस्पताल वो हमारे लोग उसको जानते ही हैं। दूसरा है कि जो लोग मेडिकल में आना चाहते हैं, बिल्कुल आना चाहिए, बहुत बेहतरीन फील्ड है, आपके पास स्कोप भी है, इनकम के हवाले से भी ठीक है। लोगों की खिदमत के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपकी एक एक बात, आपकी जो सुबह उठने से रात को सोने तक आप जिससे भी बात करेंगे, आप लोगों की खिदमत भी कर रहे होते हैं, चाहे फ़ी करें चाहे आप उसके पैसे लें, लोगों को आप फ़ायदा ही पहुंचा रहे होते हैं। आपकी हर सांस में इबादत होती है मेडिकल की फील्ड जो है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, कोई भी बंदा चाहे डॉक्टर बनना चाहता है, कोई ख्वारी नहीं है, मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, वो तो आपको जहाँ पर भी जाएँ, जिस फील्ड में भी जाएँ, मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पर जितनी आप मेहनत करेंगे वो आप आवाम भी और आपके पेरेंट्स भी, हर बंदा और मुआशरे भी आपको पे करेगा। सही। बहुत शुक्रिया। यकीनन डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है। किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत ज़रूरी होती है। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे मारूफ कारोबारी शख्सियत जनाब इंजीनियर शेर अली साहब,
और साथ मौजूद थे जनाब डॉक्टर मोहसिन रज़ा साहब, माहिर अमराज क़ल्ब। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।